जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टॉपिंग्स.लाइव के इस नए एपिसोड में। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को, आपके परिवार को और आपके आसपास रह रहे हर हिंदुस्तानी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस 26 जनवरी को जहां देश की राजधानी में झांकियां निकल रही थी, अलग अलग राज्यों की झांकियां निकल रही थी, हमारे शौर्य की प्रदर्शन हो रहा था, हमारी ताकत का, वहीं दूसरी ओर नुमाइश चल रही थी किसानों की, उनकी ताकत की। किसानों ने अपनी पहले से नियोजित ट्रैक्टर रैली को, जिस रूट में प्रशासन ने उन्हें डाइवर्ट किया था अपनी ट्रैक्टर रैली को दिखाने के लिए, उसे तोड़ दिया। और उनका ये विश्वास जो उन्होंने प्रशासन को दिलाया था कि ट्रैक्टर रैली बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी, ये धरा का धरा रह गया। ये वायदा, ये विश्वास बिल्कुल गलत था। और 26 जनवरी को जब देश खुश हो, एक पर्व मना रहा हो, उस समय वे नेता लोग जो कि बात करने प्रशासन के साथ नहीं जा रहे हैं, कानून के बदलाव के लिए प्रशासन के साथ नहीं जा रहे हैं, उस समय उस पर्व में लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाने का काम करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या जो असली किसान हैं वो इस कानून को, जिस हद तक ये कानून आम आदमी को और किसानों को नुकसान पहुंचाता है, उस कानून को बदलवा पाएंगे, या राजनीतिक चाहों के अंदर, राजनीतिक बलिवेदी में इतना बड़ा आंदोलन स्वाहा हो जाएगा। खैर, आज हम बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की, तो बात करते हैं कुछ अच्छी, कुछ मीठी, कुछ पॉजिटिव। जी हाँ, कानून की बात हो तो जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस देना चाहा, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये बात कही कि पूर्ण स्वराज होगा। यही पूर्ण स्वराज सुभाष चंद्र बोस ने पहले से ही घोषित कर दिया था, या यूं कहें उसके लिए एक फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन वे ऑलरेडी कर चुके थे और ये लड़ाई अपने चरम तक पहुंचा चुके थे। तो 1929-1930 में पूर्ण स्वराज की एक घोषणा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कर दी। और इसीलिए, क्योंकि 26 जनवरी को ये घोषणा हुई थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया 26 जनवरी को गया, और गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है। वरना नवंबर में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को टेबल पर रख दिया था। आज हम याद करते हैं अंबेडकर साहब को, एक ऐसी हस्ती जिसने समाज में आ गई कुरीतियों की वजह से शोषित होते हुए भी समाज की सबसे बड़ी पोजीशन, समाज की सबसे बड़ी कुर्सी और समाज का सबसे बड़ा सम्मान पाया। एक ऐसी प्रेरणा जो शायद हर हिंदुस्तानी को किसी भी समय जब वो सड़क पर गिर गया हो, उठने के लिए मजबूर तक करेगी। लेकिन जब हम बात करें इन प्रेरणाओं की, तो हमें जरूर देखना चाहिए अपने गांव की तरफ। शायद शहरों में रहते हुए और मॉल्स में जाते हुए हम उस तरफ निगाह करना भूल जाते हैं जिस तरफ ये प्रेरणाएं एक नए स्वरूप में जन्म ले रही हों। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी ही कहानियों की। मैं ले चलता हूं आपको जिम कॉर्बेट के पास रामनगर में। जी हां, जिम कॉर्बेट के पास रामनगर में सर्वप्रथम तो कुछ लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। वो महत्वपूर्ण काम ये था कि जहां हम बंजर होते हुए खेतों की बात कर रहे थे, ये लोग बात कर रहे थे बंजर होते हुए जंगलों की। जहां हम पिकनिक मनाने के लिए रिजॉर्ट्स में जाने की बात कर रहे थे, ये लोग उन रिजॉर्ट्स के आधार जंगलों और उन रिजॉर्ट्स में रहकर सफारी करने वाले लोग जो जानवरों को देखने जाते थे, उन्हें बचाने की बात कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूं कल्पतारू वृक्ष मित्र की। कल्पतारू वृक्ष मित्र ने पिछले कई सालों को स्वाहा करके एक ऐसा सपना जमीन पर उतारा जिसे आज हम बायोडायवर्सिटी पार्क्स के रूप में देख सकते हैं। जी हां, एक पेड़ को लगाएं अगर आप अपने घर के सामने और उसका इंतजार करें, देखिए कि वो कब बड़ा होता है,
तो आपको पता चलेगा कितनी परेशानियां होती हैं। साहब कभी गाय आके उसके पत्ते खा जाती है, कभी कोई और जंगली जानवर उनको तोड़ देता है, या यूं कहें कि कभी कभी तो दो पैरों का जानवर भी उसको नुकसान पहुंचा देता है। तो एक पेड़ लगाना कितनी बड़ी बात है, यदि आप जमीन पर उतर के वो पेड़ लगाएं तो आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन पूरा का पूरा जंगल लगाना, यानी कि हिंदुस्तान का फर्स्ट फाइकस गार्डन लगाना, एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में सामने आया। यह प्रेरणा केवल इसलिए नहीं थी कि कुछ लोगों ने इसके बारे में सोचा, लेकिन यह प्रेरणा इसलिए थी कि इन लोगों ने जब यह काम शुरू किया, उसके बाद कई लोग, कई बच्चे, कई बूढ़े आगे आए। उन्होंने अपने माता पिताओं के नाम पर ये पेड़ लगाए और आज उन्होंने अपने पूर्वजों की यादों को उस पार्क में, उस बायोडायवर्सिटी पार्क में पूरी तरह से संजो के रख दिया है। अब इनकी यादें हमेशा के लिए अमर हो गई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती साहब। पेड़ तो लग गए, लेकिन ये लोग जो डर में थे कि पेड़ तो इन्होंने लगा दिए, इतनी मेहनत इन्होंने कर दी, लेकिन क्या आगे की जनरेशन इन पेड़ों को, इन जंगलों को इसी प्रेम भाव से देखेगी? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था वहाँ के लोगों को एकत्र करना, वहाँ के लोगों को उसी प्रेम भाव से इन पेड़ों के साथ जोड़ना, इन जंगलों के साथ जोड़ना। तो शुरू हुई एक नई किवायत। जब मेरी बात कल्पतारू वृक्ष मित्र के ही एक सदस्य श्री मितेश्वर आनंद गौड़ जी के साथ हुई, तो पता चला कि इस समस्या को सुलझाने के लिए इन्होंने एक और मिशन को जमीन पे हकीकत के रूप में उतार दिया है। अब इन लोगों ने वहां रह रही महिला, उस जंगल के आसपास रह रहे गांवों में रह रही महिलाओं को सशक्त बनाने का जिम्मा उठाया है। और यही नहीं, इन्हीं लोगों के घर में जो भी महिलाएं हैं वे सब इस मिशन का झंडा अपने हाथ में लिए सड़क पर उतर चुकी हैं, या यूं कहें कि गांवों में उतर चुकी हैं। अब आपके टेबल पर आने वाला लजीज खाना बोतलों में बंद होकर या छोटी छोटी कांच की डिब्बियों में बंद होकर आपके सामने आएगा। जी हां, फ्रेश फूड को अपने ही हाथों से बनाती हुई ये महिलाएं आपके लिए लजीज खाना तो बना ही रही हैं, लजीज अचार तो बना ही रही हैं, लेकिन अपने दिल के वो अरमानों को भी ताकत दे रही हैं। जब मैंने मितेश्वर जी से बात करी तो मुझे समझ में आया कि आज भी हम समाज में कई जगहों पर इन महिलाओं से किसी ना किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सवाल करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया। इन महिलाओं ने अपना सर्वस्व हमारे जीवन को बनाने के लिए, बच्चों के जीवन को बनाने के लिए न्यौछावर कर दिया। इन महिलाओं ने अपने परिवार के बच्चे, अपने परिवार के बुजुर्ग, अपने परिवार के जानवर, और या यूं कहें कि अपने परिवार के संपूर्ण सपनों को पाला है। और उसके बाद भी जब ये सवाल उठता है कि उन्होंने इस परिवार के लिए क्या किया, तो सवाल पूछने वाला ये समाज शायद अर्थ को, शायद आर्थिकी को ही सब कुछ मानता है। तो आज सब कुछ करने वाली ये महिलाएं उस एक क्षेत्र को, उस एक क्षेत्र को जहां पर वे कमजोर रह गई थी, वहां पर भी अपने आप को सशक्त करने के लिए निकल चुकी हैं। लेकिन उसके बाद भी उनकी ममता, उनकी शक्ति, उनकी ताकत उनके साथ, उनके हाथों में आपके लिए परोस रही है ये लजीज खाना। एक वीडियो देखते हैं कि कैसे आज़ादी नया रूप ले रही है। आइए। जैसे कुछ साल पहले यहाँ पे एक प्लांटेशन शुरू हुई थी अंडर कल्पतरु ग्रुप। तो वहाँ पे ये सबने विचार विमर्श करा कि इसको आगे और एक इकोनॉमिकली कैसे वायबल करा जाए। सो दे केम अप विद दिस थॉट विच वाज सपोर्टेड बाय हेस्को।
तो आप लोग भी यहाँ पे बिल्कुल काम करते हैं? बिल्कुल 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 वही काम करते हैं, सब मिल बांट के हम लोग सब काम करते हैं इकट्ठे। अच्छा एंड जी। तो अब मैं प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा जानना चाहता हूँ। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि ये प्रोसेसिंग कैसे आप कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा है कि अंदर आ रहे हैं हम लोग जूते वगैरह सब कुछ उतार के, तो एक ठीक है, मतलब अंदर कोई डस्ट नहीं आनी चाहिए, कोई गंदगी नहीं आनी चाहिए। पैकेजिंग आपकी यहाँ पे हो रही है और एक बहुत कॉटेज लेवल पे ये चीज़ चल रही है। किस तरह से आप इसे प्रोसेस करते हैं और मार्केट इसको कैसे कर पाएंगे आप? हाँ जी, मैं पहले बता दूँ, एक तो पहले से क्लीनिंगनेस का तो हमारे में सबसे फर्स्ट थिंग हमने ये रखी कि कोरोना के बाद सबका ध्यान है सफाई पे आते, तो बस अपने शूज़ सबको बाहर रिमूव करने हैं। स्लीपर्स लाई गई सबके लिए कि अगर आपको अंदर वेयर भी करनी है तो यहीं की लीजिए स्लीपर, उन्हें अंदर यूज़ करिए ताकि बाहर से आप कुछ डस्ट और गंदा ना ला पाए। और प्रोसेस की बात मैं आपको बताऊँ तो जो भी हमारे पास रॉ है, इवन अभी मिक्स अचार बन रहा है तो मूली है हमें लोकल में मिल जाती है, मटर हैं बहुत नियर बाई हमारे विलेजेस में हो जाता है, वो भी हम अपना ही मतलब हम नियर बाई रामनगर में ही अरेंज कर रहे हैं चीज़ें। और कुछ 6 या 7 लेडीज, करीब 6 लेडीज जो हमारे पास हैं वो रूरल से आती हैं, बाकी 6 हैं हम लोग कलतरू फैमिली हैं। और हमारे और इनके सहयोग से हम कुछ ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। जो मैं ये समझती हूँ कि इंडिपेंडेंटली होती तो मैं भी इतना अच्छा नहीं कर पाती। कुछ मेरे पॉजिटिव्स है, कुछ हमारी जो ग्रामीण महिलाएं उनके पॉजिटिव है। अच्छा, आपने खुद अपना प्रोडक्ट टेस्ट किया है क्या? हाँ। अच्छा लगता है? पहले हम खुद टेस्ट करते तो मतलब बिना टेस्ट करे हम उसे पैक नहीं करते। अच्छा, टेस्ट से मेरा मतलब है मार्केट में जैसे कुछ नया, हमेशा कुछ नया होने का एक आभास जो होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है। मार्केट में अचार है, काफ़ी तरीके का अचार है, लेकिन हर घर में जब हम जाते थे, जैसे मेरे घर में जो अचार मेरी दादी नानी डालती थी उसका थोड़ा सा टेस्ट अलग होता था दूसरे घर से, तो शायद ये कुछ चीज़ों की एक ललक रहती थी हर एक के गांव जाने में। तो क्या ऐसा कुछ मिल पाएगा यहाँ पे? कुछ टेस्ट अलग होंगे या बाजारू टेस्ट टाइप होगा? बिल्कुल इट इज़ जैसे आप समझिए, हाँ बाजारू वाला इसमें टेस्ट नहीं आएगा। इसमें दादी मम्मी वाला ही घर वाला टेस्ट है, दादी और मम्मी वाला ही टेस्ट यहाँ से जब आप प्रोडक्ट लेके जाएंगे और आप टेस्ट ये आप सबसे ही मैं पूछता रहता हूँ, आपके हाथ भी चल रहे हैं और काम भी हो रहा है। ये सब अपने अपने लोकल मार्केट से ही ये सारा प्रोडक्ट लिया है। और कितने घंटे आप पूरे दिन भर में काम करते हैं? मतलब एक हफ्ते में कितने घंटे आप काम करते हैं या हर दिन काम करते हैं? हर दिन हम 11 बजे से 2:30 बजे तक हम काम करते हैं। अरे वाह! और कितना प्रोडक्शन आप निकाल देते हैं हर दिन? क्या अचार ही बनता है या और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पे? सर और चीज़ भी बनते हैं। और जैसे बीच में हमने स्केच बनवाया था, माल्टे का जूस बनवाया था, और साथ में हम ये अचार जैसे कैंडी बनाते हैं आंवले की, वो भी बनाई थी हमने। 50-60 किलो करीब हमने कैंडी बनाई और वो हमारी बहुत सारी शायद सेल होने भी गई है। कुछ यहाँ पे अभी रखा है प्रोडक्ट का भी यहाँ पे। और बाकी हमने यहाँ पे बेकरी का किया था ट्रेनिंग, तो उसके हमने बेकरी के बिस्किट वगैरह बनाए, मटर के आटे के और मक्के के आटे के। हमने खुद भी उसमें प्रैक्टिकली कुछ सीखा हमने, और हमने अपने यूज में भी लिए हो अपने खाने के लिए। हम यहाँ पर बनाते रहते हैं बेकरी का, जो भी हमने सीखा यहाँ पे 2-3 आइटम सिखाया हमने। जी, तो आपको अपने हाथ का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कौन सा लगता है? और अपने हाथ का हमको मेहनत हम करें सर तभी अच्छा लगता है। दूसरी कहानी मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये कहानी है चौबट्टा खाल की। चौबट्टा खाल में फील गुड ट्रस्ट ने एक किवायत करी चकबंदी समूह के साथ, चकबंदी के लिए लड़ने वालों के साथ। तो एक बगीचा बनाया गया, जिस बगीचे के बारे में पहले भी आपने हमारे पुराने वीडियोस में देखा है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर महिलाओं ने कमाल संभाली उस खेत को, उस पूरे भूभाग को हरा भरा कर देने की। ये आत्मविश्वास हमें दिखाता है कि अब उत्तराखंड में बाहर की सब्जियां नहीं आएंगी। एक रिपोर्ट। समय बदलता है, अंदाज बदलते हैं, बदलती है प्रकृति और बदलता है काम करने का तरीका। आज जहां पे हम हैं वो है चौबट्टा खाल, और चौबट्टा खाल का एक गांव है डबरा। जी हाँ, डबरा की बात आप सुनते रहे हैं। डबरा एक मिसाल कायम कर चुका है वापस पुनर्जीवन देने के लिए ज़मीन को। ज़मीन का अपना मुकद्दर होता है दोस्तों, लेकिन उस ज़मीन से हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा और हमारा अतीत किस तरह से जिंदा रहेगा, उसकी बात करने के लिए आज हम आए हैं चौबट्टा खाल में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, ये
कौन सा ग्रुप है, क्या ग्रुप है और क्या क्या चाहते हैं आप रात दिन लग के और अपने घर को भी संभाल के, अपने खेतों को संभाल के क्या चीज़ करना चाहते हैं? ये हमारा एक ग्रुप है, इसका नाम है रहबाट स्वयं सहायता समूह। इसके द्वारा महिलाओं को एकत्रित करके उनकी आजीविका के लिए कार्य करना चाहते हैं कि महिला सक्षम बने, वो किसी पर डिपेंड ना रहे। यही हमारा उद्देश्य है। उन लोगों में जो लोग सोचते हैं कि 10 दिन काम करके उसमें कोई आपको फसल नहीं मिल रही है, 10 दिन काम करके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसके बाद काम छोड़ देते हैं, क्या उन लोगों को आगे मेहनत करनी चाहिए? उन बच्चों को आज आगे मेहनत करनी चाहिए? करनी चाहिए मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन आपको अभी आप लोगों ने इसमें क्या क्या, मैं बोलूं क्या क्या आप लोगों ने इसमें पा लिया है, क्या क्या अचीव कर लिया है? बहुत कुछ पा लिया हमने, अब बहुत वही कुछ तो पाने की पूछना कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो ये जगह वो थी जो बहुत बड़े बड़े गोदामों को भरती थी। उसके बाद हमने देखा एक दौर आया जहाँ पे गोदाम खाली हो गए, गोदाम सूखे पड़ गाँव गए। खाली हो गए। अब आपको क्या लगता है कि क्या वो दिन आएंगे फिर से जब यहाँ से वापस अनाज जाएगा, ना कि आएंगे। नजीबाबाद से सब्जी आएगी? नहीं, नजीबाबाद से सब्जी नहीं आएगी। तो कोशिश मतलब तो ये है, कोशिश। गुरु सामने है ना। तो आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हम देख रहे हैं आजादी भावनाओं की, आजादी उस दिल में छुपी दर्द की, आजादी अपनी कर्मठता की, आजादी सरकार से के द्वारा दबाए गए आपके अधिकारों की, और आजादी आपकी प्रेरणा की। आज गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हम सलाम करते हैं इन महिलाओं को जो वापस हमारा राज्य बनाने में हमारी प्रेरणा है। आज हम सलाम करते हैं इन महिलाओं को जिन्होंने उत्तराखंड की बागडोर फिर से अपने हाथ में उठाई है। आज हम सलाम करते हैं अपने इन बुजुर्गों को जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, जो हमें ताकत दिखा रहे हैं। आज हम सलाम करते हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने उत्तराखंड के बंजर हो रहे जंगलों को फिर से आबाद करने की ठानी है। आज हम सलाम करते हैं उन सभी बच्चों को जो देहरादून में हो रही गंदगी को हर शनिवार रविवार को साफ करते हैं, देहरादून में कट रहे जंगलों के खिलाफ पत्थर का सीना लेकर खड़े हैं और देहरादून को बर्बाद होती हुई व्यवस्था से बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज हम सलाम करते हैं उन महानुभावों को जिन्होंने केवल प्रेम को सहारा बनाकर पूरा उत्तराखंड हरा भरा करने की एक मशाल जलाई। आज हम सलाम करते हैं आपके और हमारे दिल में बसी देश रक्षा की भावना, देश सुरक्षा की भावना और देश हित की भावना को। आज हम सलाम करते हैं हिंदुस्तान को, हम सलाम करते हैं भारत माता को, और हम सलाम करते हैं उस एक राष्ट्र को जिसकी परिधि चाणक्य ने बहुत सालों पहले बांध दी थी। मिलते हैं आपसे tappings.live के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।